बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। उम्मीद करता हूँ आपके रोज़े सही गुजर रहे होंगे। आज पाकिस्तान भर के लोगों की एक ही परेशानी है, अमन व अमान की सूरत हाल, बढ़ती दहशत गर्दी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज स्पीकर आसाद की सरबराही में हुआ। इजलास में इत्तेहादी पार्टियों के सरबराहान और पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान भी ऐवान में नजर आए। आला अस्करी हुक्काम की जानिब से मुल्क भर में बढ़ती हुई दहशत गर्दी के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन के हवाले से खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के रहनुमाओं ने शिरकत नहीं की, जिसकी बड़ी वजह उमर अयूब के मुताबिक उनकी क़यादत की मुलाकात न होना बानी तहरीक इंसाफ से, और उन्होंने एक रोज़ कबल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को ख़त भी लिखा था कि हमारी 3 रुकनी कमेटी के इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए और कौमी मफादात की खातिर हुकूमत और अपोजिशन का एक पेज पर न होना कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कई शुकूक व शुबहात को जन्म देता है। जहाँ एक तरफ अरकान पार्लियामेंट सर जोड़ कर बैठे तो वहीं दहशत गर्दाना हमले भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। बलोचिस्तान और KP के दोनों सूबे ही शदीद बदअमनी की लपेट में हैं। कहीं कर्फ्यू है, कहीं आम शाराएँ महीनों से बंद पड़ी हैं, स्कूल्स बंद हैं, बाजार बंद हैं, तिजारत बंद है, मुआशी सरगर्मियाँ बंद है। कुर्रम की बात की जाए तो वहाँ भी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बलूचिस्तान में भी खौफ की फ़ज़ा तारी है, लोग परेशान हैं। क्या होगा आने वाले वक्त में, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, जो कि वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़ती विरसा हैं फ्राम PMLN। थैंक यू सो वेरी मच हुज़ैफ़ा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। हुज़ैफ़ा साहब, मेरा ये सवाल आपसे है, मेरी ये देरीना ख्वाहिश भी है, मेरी ये दिल की आवाज़ भी इसको कहिए हुज़ैफ़ा साहब, कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे ऐवान को ब्रीफ किया जा रहा था तो काश कि ये बराह रास्त नशर भी किया जाता, ताकि पूरी कौम को मालूम पड़ता कि हमारी अस्करी क़यादत किस जज्बे के साथ, किस कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब देने जा रही है इन दहशत गर्दों को। और अगर लेट से कोई प्लान है अफगानिस्तान में ऑपरेशन का, कुछ और कार्रवाइयाँ करने का, तो वो भी कौम को पता चलती। हमें याद है जब अदालतों को लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था तो पूरी कौम को मालूम पड़ा था कि अदालतें कैसे चलती हैं, जजों का किरदार क्या होता है, वकीलों का किरदार क्या होता है। अगर ऐसी ब्रीफिंग को भी लाइव ब्रॉडकास्ट पूरी कौम के सामने रखा जाता तो आई थिंक बहुत सारी मिसकंसेप्शंस दूर हो जाती, क्योंकि आप जानते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह का तूफान बदतमीजी इस वक्त उठा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हुकूमत का मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे मदऊ किया। आपकी बात अगर देखा जाए तो लॉजिकल है, लेकिन बात ये है कि चूँकि जिस तरीके की दहशतगर्दों ने कार्रवाई की और सियासी और अस्करी क़यादत आज सर जोड़कर बैठी है, तो इस तरह की पूरी एक्टिविटी को लाइव करना इस हवाले से मुनासिब नहीं है। उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ तरह की आराएँ आती हैं और जो अपोज़िशन साइड है वो ज़रा क्रिटिकल व्यू देती है और हुकूमत ने कंस्ट्रक्टिव व्यू देना होता है। और ज़ाहिर है अस्करी क़यादत जो ऑपरेशन हुआ और आपके इंटेलिजेंस चीफ्स जो है बोथ DGI एंड DGMI, तो सबने ब्रीफिंग देनी होती है, DGMO ने ब्रीफिंग देनी होती है, तो वो मुनासिब नहीं होता कि आप उसको बराह रास्त नशर करें। और ज़ाहिर है आपका एक रिवायती हरीफ भी आपके वाई हमसाए डू में यू बैठा से हुआ है दिस सर, जिसने वाई डू यू से दिस कि मुनासिब नहीं होता, ताकि दुश्मन को पता ना चले, इंडिया को पता हाँ, ना हाँ, चले। हाँ, 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 एग्ज़ैक्टली। ओके। ज़ाहिर है आपकी जो प्लान्स हैं और आपकी ज़ाहिर है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पे एक पॉज़िटिव क्रिटिसिज़्म भी करती हैं ज़रा सियासी फ़ोर्सेस। तो ऐसे मौके पे ना ही आपके जवानों के लिए बेहतर और ना ही आपके ज़ाहिर है दुश्मन ममालिक जो इसको पूरा एक नैरेटिव बनाकर एक डिजिटल दहशतगर्दी की फ़िज़ा उन्होंने बनाई इस सारी कार्रवाई के बाद। तो इसलिए इस जो है सरगर्मी को जो आज पार्लियामेंट के अंदर हुई, इसको लाइव नशर करना इस हवाले से मुनासिब नहीं था। लेकिन वैसे ज़ाहिर है आपने जिस अंदाज़ में कहा कि इसको कौम को एतमाद में लिया जाना, पार्लियामेंट की कार्रवाई देखती, तो ज़ाहिर है उस हवाले से एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी आता। लेकिन अगर हम पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को एक पलड़े में रखते हैं, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट के इम्कानात ज़रा ज़्यादा थे। तो इसलिए फ़ैसला किया गया कि चूँकि मुल्क की सियासी अस्करी क़यादत उसमें अपोज़िशन जमातें भी हैं, हुकूमत भी है और अस्करी साइड से तमाम जो उनके फ़ैसला साज़ हैं, तो उसको इस तरीके से अगर नशर करते तो कबिल इसका हत्तकुल विसा इम्कान था कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता था। मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम करने में हुक्मरान इदारे नाकाम क्यों, हुज़ैफ़ा साहब? देखिए जी, मैं ये नहीं समझता कि कोई नाकाम है। आपको पता है कि 2013 के बाद नाकाम भी नहीं है, KP के कामयाब भी नहीं है, फिर क्या है सर? हम मैं इसको अगर आप मुझे जी मौका देंगे सर। तो मैं इस पे आपको बताऊँगा और समझा सकूँगा आपको। कि देखिए, ये एक मौका नहीं है कि हम क्रिटिसिज़्म करें किसी भी जमात पर।
और बिलखसूस तहरीक इंसाफ पर, क्योंकि कौमी यकजहती का टाइम है। लेकिन चूंकि आपने स्पेसिफिक सवाल कर दिया, तो अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो भी बात नहीं बनेगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा से दहशतगर्दी का हमने खात्मा किया। आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन किए, ऑपरेशन राह रास्त, ऑपरेशन राह निजात, रद्दुल फसाद, और आपने देखा कि सवात तक जो तालिबान आ गए थे उन्हें निकाल कर बिल्कुल आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने क्रश कर दिया। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, 12 साल से जिस जमात की केपीके में हुकूमत है, वो उन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकी, और गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई। फिर जिस तरीके से तालिबान आकर बसाए गए, उससे ज़ाहिर है दहशतगर्दी की दोबारा वेव आई है। और बलूचिस्तान की जहाँ तक आप बात करते हैं, बलूचिस्तान का ज़ाहिर है मसला बड़ा पुराना है। वहाँ पर इंसर्जेंसीज़ और इस तरह की बलोच जो अलहद पसंद तहरीकें हैं, वो एक अरसे से काम कर रही हैं, और उनको ज़ाहिर है दुश्मन ममालिक फंडिंग भी करते हैं, और बलूचिस्तान के ऐसे महरूमी के नाम पर उनसे दहशतगर्दियाँ करवाते हैं और एक नैरेटिव देते हैं। तो इसको अगर मैं कहूँ कि ये दहशतगर्दी की वेव नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं होगा। और ज़ाहिर है एक बड़ी वेव है दहशतगर्दी की, जो केपीके और बलूचिस्तान को मुतासिर कर रही है। और आपने देखा पिछले 1 हफ्ते के दौरान अमवात भी हुई हैं। तो लेकिन ये कहना कि रियासत की कोई पॉलिसी नहीं है, या रियासत नाकाम हुई है, या कोई पॉलिसी दे नहीं रही, तो ज़ाहिर है हम, आपको पता है, वार अगेंस्ट टेररिज्म में हम एक एलाई रहे हैं अमेरिका के, बरतानिया के, और उस वार अगेंस्ट टेररिज्म की हमने बड़ी हैवी कॉस्ट भी पे की है, पूरी दुनिया को इस बात का पता है। तो आप ये देखें, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर वो इस वेव से महफूज नहीं है, हम तो फिर उसके ज़रा हब में बैठे हुए हैं। जो वो आपका अफगानिस्तान है, वो दहशतगर्दी का हब है। और जब आप एक अलाई की सूरत में पूरी दुनिया के साथ चलते हैं, तो उनके लिए हम एक सॉफ्ट टारगेट, ईज़ी टारगेट होते हैं। तो ज़ाहिर है आप जितनी भी अच्छी पॉलिसीज़ बना लें, तो पाकिस्तान ने उसकी कॉस्ट पे की, और बड़ी हेवी कॉस्ट पे की है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पहले भी काम करती रही हैं और अब भी काम कर रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी ताज़ा वेव आई है, इससे भी हम निपटेंगे। और आप देखेंगे आमीन। कि इंशाअल्लाह ताला दहशतगर्दों के ना सिर्फ दहशतगर्द, बल्कि उनके सपोर्टर, बल्कि उनके सिम्पैथाइज़र्स भी, जो आजकल डिजिटल दहशतगर्दी की सूरत में उसको परवान चढ़ा रहे हैं, उससे हम इंशाल्लाह नबर्द आज़मा होंगे और उसको क्रश करेंगे। वैसे सर अल्लाह मैं खैर मैं करेगा मैं जी। मैं किसी जमात पे क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा था, तनकीद नहीं कर रहा था, मैं हुकूमत पर तनकीद कर रहा था जो अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार हैं। सर केपीके की तो आपने बता दिया कि वहाँ पे 12 साल से उनकी हुकूमत है, पीटीआई का कसूर है कि वहाँ पे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हो रही है। बलूचिस्तान में आपने बताया कि मसला पुराना है, एहसास महरूमी है। सर ये जो हमारे सरफराज बुगटी साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी के वहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, जब भी चीफ मिनिस्टर नहीं थे तो ये कहते थे कि सुई को उसका हक नहीं मिला, बलूचिस्तान ने पूरे पाकिस्तान को गैस दी और एहसास महरूमी है। आज वो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उस एहसास महरूमी को दूर करने में भी नाकाम नजर आ रहे हैं और उसका जिक्र भी नहीं करते हैं। लेकिन सर डोंट यू थिंक उज़ैफ़ा साहब कि अगर हम इस एहसास महरूमी को दूर करते, फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ चागी में हमने अपने न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया था, आज तक वहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट्स की कमी है। ज़्यादातर औरतों की अमवात ज़चकी के दौरान होती है, डिलीवरी के दौरान, क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुँच नहीं पाती हैं। डोंट यू थिंक कि ग्वादर को पीने का साफ पानी एयरपोर्ट से पहले मिलना चाहिए था, वहाँ अभी तक पानी नहीं है। डोंट यू थिंक कि सर बलूचिस्तान के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं हुई जो वो डिजर्व करता था? डोंट यू थिंक कि बलूचिस्तान के अंदर जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसका जिक्र DGISPR करते हैं, उसको भी ख़त्म करने में हमारे इदारे नाकाम रहे हैं? डोंट यू थिंक कि बलूचिस्तान हैज़ बीन इग्नोर्ड फॉर टू लॉन्ग? हुज़ैफ़ा साहब। जी, शुक्रिया। आपने एक बड़ी चार्जशीट सामने पेश की, और मैं चाहूँगा कि मैं मुद्दलिल दलाइल के ज़रिए उन सब आपके सवालों को जो है वो एड्रेस करूँ। देखें, बात ये है कि सरफराज़ बुगटी साहब हों या अख्तर बेंगल हों, जो भी बलूचिस्तान का सियासी रहनुमा जब अपोज़िशन में होता है, तो वो बलूचिस्तान के एहसास महरूमी की बात करता है, वो नैरेटिव देता है। देखिए, अगर फैक्चुअल पोज़ीशन आप देखें, आज तक पिछले 70 सालों में एक भी कोई पंजाबी बलूचिस्तान का वज़ीर आला नहीं बना। जो आज बुगटी कबाइल, यानी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या मुल्क के अंदर हैं, जो बात करते हैं कि जी सुई का एहसास महरूमी है और डेरा बुगटी आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है, तो मुझे आप ये बताएं कि नवाब बकर बुगटी मरहूम साहब का बहुत एहतराम है। वो 2 दफ़ा वज़ीर आला रहे, 2 दफ़ा गवर्नर रहे। अगर वो अपने एक ज़िले को बुनियादी सहूलियात भी नहीं दे सके, तो उसमें मरकज़ का तो कसूर नहीं है। अब आपने गवादर की बात की, मरकज़ ने अपने वसाइल से, जो कि कोई एहसान नहीं किया, बलूचिस्तान हमारा दिल है, हमारा एक बाज़ू है, हमारी ड्यूटी है बतौर रियासत के, हम जितना भी उसको सर्व करें कम है। लेकिन आप देखें 2017 में गवादर एयरपोर्ट का आगाज हुआ और 2024 में स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया। अगर उस एयरपोर्ट के नजदीक सूबाई हुकूमत पानी भी, साफ मीठा पानी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो कैसे मरकज का कसूर है? इसी तरीके से आपने बात की कि डेवलपमेंट का, सी पैक का मेजर डेवलपमेंट का काम बलूचिस्तान के अंदर हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन आप ये देखें कि हम अगर बतौर पंजाब की बात करें, मैं समझता हूँ पंजाबी, सिंधी, पख्तून, ये कोई जो है कौमें नहीं है,
यहाँ पर जो अगर एक कौम है वो है पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन आप देखेंगे बलूचिस्तान के जो कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसका बिल उठाकर देख लें आप, वो सारा बिल जो है पंजाब की मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज है, मेपको, लेस्को, फेस्को, ये सब देती हैं। तो कोई एहसान नहीं है, लेकिन हम ज़ाहिर है जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना बोझ डाल सकते हैं, वो डालते हैं पंजाब के अवाम पर भी। अब बात ये है कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी, अगर मैं कहूँ जी निगेट करूँ आपकी बात को, मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमेशा बलूचिस्तान के लोगों ने जिन जिन लोगों को वोट देकर मुंतखब किया, एमपीए बनाया, वो आगे वजीर आला बने, उन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी थी कि सारी चीजों को एड्रेस करते। लेकिन उन सूबाई हुकूमतों से बलोच अवाम ये नहीं पूछती कि हमारे ही मुंतखब नुमाइंदे वो हुकूमतों में बैठे हुए हैं, और जब वो हुकूमत में आते हैं तो उन्हें एहसास महरूमी भूल जाता है, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वो एहसास महरूमी को बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। अब अख्तर जान मैंगल जो है, ये खुद भी वजीर आला रहे, इनके वालिद भी वजीर आला रहे। अगर अख्तर जान मैंगल साहब अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने डिवीजन के अंदर बतौर वजीर आला होते हुए, बतौर फेडरल मिनिस्टर होते हुए, बतौर सेनेटर या एमएनए होते हुए अगर एहसास महरूमी दूर नहीं कर सके, तो क्या इसमें मरकज का कसूर है? और दूसरी बात ये कि एहसास महरूमी को अगर कुछ लम्हों के लिए दुरुस्त भी मान लिया जाए, तो क्या एहसास महरूमी इस बात की दलील है कि आप दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करें, आप ट्रेनों से, बसों से उतार कर लोगों को शहीद करें? ये कौन सा एहसास महरूमी है कि आप अपने ही बलोच भाइयों को शहीद कर रहे होते हैं? ट्रेन साने के अंदर जो 80% अम्बात ये हैं, वो बलोच दहशतगर्दी लोगों की हुई हैं। यकीनन सर इसके पीछे सरपरस्ती है। फॉर एग्जांपल उज़ैफा साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, पीएमएलएन के एक एमपीए भी हैं, वजीर भी हैं बलूचिस्तान के, उनका नाम है गजैन मरी, जो कि हरबियार मरी के भाई हैं। हरबियार मरी वो जिसने बीएलए बनाई सर। तो डोंट यू थिंक कि दहशत गर्दों के भाइयों को पार्लियामेंटेरियन बनाना, वजीर बनाना नून लीग की टिकट के ऊपर, और शाहजैन मरी ये कराची में 2 दिन पहले, आपने 4-5 दिन पहले देखा था कि वो एक शख्स है जो गाड़ी मारता है, फिर अपनी बंदूकों से दूसरों पे जुल्म करता है, फिर पुलिस उसके गार्ड पकड़ लेती है, वो बलूचिस्तान चले जाता है, वो भी भतीजा है हरबियार मरी का। तो ये जो बीएलए के फाउंडर मेंबर्स हैं, जब उनकी फैमिली मेंबर्स को आप पार्लियामेंट का मेंबर बना देंगे, तो फिर तो दहशतगर्दी खत्म होने वाली नहीं है ना सर, फिर तो सरपरस्ती आ जाएगी आपकी। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज़ किया। पहली बात तो ये है कि अगर एक भाई कत्ल या डकैती करे और दूसरा भाई शरीफ हो, तो आप फिर सर कत्ल या पीटीआई डकैती की वालों को सज़ा क्यों उठा दूसरे लेते हैं सारी की सारी फैमिली को सर? मैं लेट मी कंप्लीट, उसका भी आपको जी जवाब देता हूँ। तो अगर एक भाई शरीफ है और एक भाई जराइम में मुलव्विस है, दूसरा भाई इनोसेंट है, तो ना ये सुन्नत नबी ये कहती है, ना आपका आईन पाकिस्तान और ना ही ताज़ीरात पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, नंबर 1। और आपने जो बात की, ज़ाहिर है हमने अपना टिकट ज़रूर दिया है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम और उस हल्के के लोगों ने अगर किसी बंदे को अपना मेंबर सूबाई असेंबली में मुंतखब किया है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको असेंबली में आने से रोक नहीं सकती। अगर वो नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा, तो आज़ाद कैंडिडेट होगा, आज़ाद नहीं होगा तो पीपल्स पार्टी का होगा। अब आपने बात की कि सानिया 9 मई के अंदर आप उनके घरों वालों को क्यों आप उठा लेते हैं, क्यों उठा लेते हैं? पहले तो ऐसी एक एग्जाम्पल नहीं है कि अगर एक घर ने अपने किसी बच्चे को डिसोन किया हुआ है, जब भी रियासत ने 9 मई के सहूलतकारों के खिलाफ या 9 मई के मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की, तो सूरत हाल ऐसी बनी कि घरों से लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही थी। लेकिन आप पूरे पंजाब में एक एग्जाम्पल नहीं देंगे कि एक भाई अगर 9 मई में इन्वॉल्व था और उसने जाकर शोहदा की यादगारों को जलाया, जीएचक्यू पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस को जलाया, और उसके जवाब में आपने उसके भाई को पकड़ लिया। ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, ज़ाहिर है एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर, कहीं गलती हो भी सकती है, और अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं इसको बिल्कुल ऑन एयर कंडेम करता हूँ। ऑन एयर कंडेम करते हैं, बिल्कुल ठीक सर। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको जाने से इजाज़त देने से पहले, हुज़ैफा साहब, इस वक्त माशी हालात हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और हम ये जानते हैं कि स्पेशली पावर सेक्टर, महंगी बिजली ने लोगों को परेशान किया हुआ है, गैस ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है। इवन दो कि आपकी हुकूमत ने डॉलर को एक जगह कंट्रोल कर लिया है, जो कि बड़ी बात है, कैसे किया है ये सोचने की ज़रूरत है, लेकिन कर लिया है। डॉलर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, जिसकी वजह से थोड़ा सा बहुत सुकून है। लेकिन आप मुआशी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि आपकी हुकूमत का ये रिसेंट का कारनामा है कि पहले आप लोगों ने चीनी अफगानिस्तान बॉर्डर से एक्सपोर्ट की है, और फिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीनी। वही अफगानिस्तान जहां हमारी फॉरेन पॉलिसी तकरीबन नाकाम नज़र आती है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? माशी मुस्तकबिल, क्या आप समझते हैं कि इस चैलेंज को आपकी हुकूमत ओवरकम कर पाएगी, हुज़ैफा साहब? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से हम बहुत पुरुम्मीद हैं। 1 साल पहले हम जहाँ खड़े थे, अल्लाह के फज़ल व करम से 1 साल में हमने बहुत बड़ा सफ़र तय किया। आपके जो मैक्रो इंडिकेटर्स थे वो बेहतर हुए। महँगाई बढ़ने की शरह आपने देखा 38% को टच कर रही थी, वो 1.5% पर आ गई।
इंटरेस्ट रेट आपका जो है वो 50% कम हुआ, यानी 24 से 12% पर आ गया। आपके रिजर्व जो पिछले साल इन दिनों में 1, डेढ़, 2, 3 अरब डॉलर के इर्द-गिर्द घूम रहे थे, वो 15-16 अरब डॉलर पर पहुँच गए। तो जिस तरीके से आपने बताया कि बाकी भी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन, डॉलर अपनी जगह पर रुका हुआ है, तो ज़ाहिर है ये आपकी मईशत के मुस्तहकम होने की दलील है, लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र करना बाकी है। मैक्रो इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, माइक्रो इंडिकेटर्स ठीक होना बाकी हैं, आम आदमी को रिलीफ देना बाकी है, ये अशिया ख़ुर्द-व-नोश में आती हैं। चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें, बाकी दालें, घी, ये सारी चीज़ें, इनकी कीमतों पे भी काबू पाना बाकी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बैंक करप्ट होने, दिवालिया होने की बातें चल रही थी और लगता था कि शायद आपका मुल्क जो है वो बैंक करप्ट हो चुका है या हो जाएगा, अल्लाह के फज़ल-ओ-करम से आप उस फ़ेज़ से निकल आए हैं। अब आपके रिज़र्व जो है 15 अरब डॉलर से ऊपर है, जो कि मैं समझता हूँ कि अभी भी कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, ये बहुत ऊपर जाने चाहिए, लेकिन आपने 1 साल में सूरत-ए-हाल को ग्रेजुअली बेहतर किया है और हम बड़े होपफुल हैं कि सूरत-ए-हाल मज़ीद बेहतर होगी। आपके रेमिटेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका डॉलर, आपने कहा कि डॉलर कैसे रुका हुआ है? डॉलर ऐसे रुका हुआ है कि 2 साल पहले आप खुद कंपैरिज़न कर लें कि आज के महीने में 2023 में कितने रेमिटेंसेस आए थे, जब और अब कितने रेमिटेंसेस आए हैं। जब आपके मुल्क में लीगल चैनल के ज़रिए, थ्रू बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए डॉलर आ रहा हो, तो ऑब्वियसली डॉलर जो है आपके मुल्क में जब मौजूद होगा, तो उसकी इस्तेहकाम में भी इज़ाफ़ा होगा और ज़ाहिर है डॉलर बढ़ने का फिर सवाल भी पैदा नहीं होता। तो हम पुरुम्मीद जी। हैं कि इंशाअल्लाह ताला इकॉनमी मज़ीद बेहतर होगी और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उसके समरात, मुस्बत समरात नज़र आना शुरू हो रहे हैं। जी। वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़ती विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आएंगे और आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी उठा हुआ है, क्यों उठा है, किसने उठाया है, क्या टारगेट्स हैं। आफ्टर दिस ब्रेक, वेलकम बैक व्यूअर्स। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है अज़हर सिद्दीक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अज़हर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह सर। अज़हर साहब, आपकी नज़र में आज जो आपने कौमी सलामती के इजलास से बॉयकॉट किया PTI ने, वो दुरुस्त फैसला था या नहीं? आप नहीं समझते अगर आप वहाँ होते तो अहम शख्सियात से आपकी 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 क़यादत की मुलाकात भी होती, कुछ वे फॉरवर्ड भी निकल सकता था, बट आप लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, क्यों अज़हर साहब? देखिए, बातें तो बड़ी वाज़ेह है ना कि आपको पता है कि कल खत लिखा गया था स्पीकर नेशनल असेंबली को कि इस कौमी सलामती कमेटी से पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आप गवर्नमेंट का इंटरेस्ट देख लें, गवर्नमेंट की तवज्जो देख लें, यानी उन्हें तो ये काम करना चाहिए था फौरी तौर के ऊपर। यानी मुल्क से अगर खैर-खाई है तो क्या मुश्किल काम था मुलाकात करवानी? बल्कि इस मुलाकात के लिए अगर इमरान खान को ले आते तो क्या अर्ज़ था? एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और उस हवाले से अब निकालना है चीज़ों को। अब वजह ये है कि ये जिस तरह के हालात बने हैं, यानी वहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि एक लीडर को अडियाला जेल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पार्लियामान में ला नहीं सकते, तो ये आगे क्या लड़ेंगे? क्या ये कौन सी जंग लड़ेंगे? किस तरह से कर रहे हैं उलमा? और अब ये तो काम अभी तक नजर आया ना कि क्या किया है कौमी सलामती कमेटी में। यकीनन ये सारी इंटरनल गुफ्तगू होनी थी या अपनी जगह, लेकिन हुकूमत सीरियस नहीं है इस मामले को सेटल डाउन कराने के लिए। अगर सीरियस होती तो इस तरफ तवज्जो देती, इमरान खान से मुलाकात कराती, इमरान खान को आते और आकर ये सारी मीटिंग के अंदर मौजूद होते, लाएमल देते, लाइन ऑफ एक्शन देते। आपको पता है कि इमरान खान साहब के दौर में जितनी हुकूमत रही है, पाकिस्तान की सबसे कम सताती दहशतगर्दी के वाकयात कितने थे? ये नहीं, आप यूं कहें कि तजर्बा जो है वो इमरान खान के पास मौजूद था, लेकिन उनसे यूटिलाइज नहीं करना चाहते। नजर यही आ रहा है कि ये सिर्फ रिटोरिक्स हैं, अवाम को दिखाने के लिए सारा कुछ करना चाहते हैं, ये रियलिटी में कुछ करना नहीं चाहते। नालायक और नाअहल हैं। आम 47 और 45 के अगर ये हुकूमत अवाम के वोट से मुंतखब की होती तो शायद ये हालात ऐसे ना होते और ये मुल्क आगे तरफ चलता। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्दी की लहर है, ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं? देखिए, उसकी एक बात वजह समझिएगा। आप ना देखिए ना, आपकी विल नहीं है ना। आपने अगर नेशनल एक्शन प्लान बनाया था जो पुराना वो इमरान खान साहब के दौर में था, अगर उस पर अमल दराज हुआ था तो ये हालात ना आते ना। यानी आप देखे ना, ये एकदम बड़ी है। क्या वजह है? कभी ये सोचा है इन्होंने? तो ये नालायकी या नाअहली इस गवर्नमेंट की नहीं है तो उसकी यानी उनका तवज्जो पूरी क्या है? उनकी पूरी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात ना करने तो कोई और गुफ्तगू ना हो, यानी जिस तरह से मर्जी है वो लेट डाउन किया जाए, नीचे फेंका जाए, ऐसे हालात बनाए जा सके। यानी हर टीवी प्रोग्राम में हर जगह बैठे
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जोड़ देते हैं इस मामला से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से कोई ऐसी पोस्ट हुई है, क्या वो ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल अकाउंट से हुई है? नहीं हुई है। जिस किसी ने की है अपने को दिल की भड़ास निकाली होगी या बातें की होगी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात है, वो चाहती है कि ये मुल्क आगे चले, लेकिन मुल्क जिस तरह ले, यानी आप अंदाजा लगाए ना कि 3.5 सालों के अंदर कौन सा ऐसा काम किया इन्होंने तो ये बता सके कि मुल्क आगे जाने। पांच सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के अलावा कहीं बता दें, कहीं ऐसे हालात बनाए हो, कहीं ऐसी बात की हो, कोई ऐसा काम ऐसे की हो, वो नजर यही आ रहा है। आज काम बहुत सारे किए हैं सर, आपको नजर नहीं आ रहे हैं। देखो डॉलर को उन्होंने एल्फी से चिपका दिया है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये काम आज तक कोई नहीं कर सका था। आपको मालूम है SIFC के तहत 70 लाख एकड़ रेगिस्तान में आबाद किए जा रहे हैं। ये काम भी पहले कोई नहीं कर सका था। आपको पता है कि हम डिफॉल्ट होने वाले थे, हमें नया कर्जा मिल गया जिससे हम डिफॉल्ट से बच गए। ये काम भी पहले कोई नहीं कर सका था। आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं अजहर साहब? देखिए, आपकी मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। क्या सिर्फ IMF के $1 बिलियन से डिफॉल्ट बच जाना है? आप जरा सोचो तो सही ना। आप जरा ये बताएं कि आपने इश्तहारों में, ये हॉर्स एंड कैटल शो में, कदाफी स्टेडियम में, ये इस तरह की फजूल चीजों के अंदर और गैर जरूरी चीजों के अंदर इतना पैसा झोंक दिया है। जरा गौर करें उस बात के ऊपर। आपने उस पर तवज्जो दी है? आपने क्या टैक्स कलेक्शन बेहतर की है? आपने क्या टैक्स बेस स्ट्रक्चर बेहतर की है? आप सिर्फ यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आपने चीनी की एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में क्या हालात बना दिए हैं। गरीब आदमी मर गया है रोजों के, यानी वो अपना लिपस्टिक, नेल पॉलिश या इस तरह की प्रमोशन आपने बहुत की हैं। टिकटॉक पे आपने बड़ी मशहूरियां की हैं, लेकिन इससे अवाम को क्या फायदा हुआ? अवाम को फुट रूट पे कोई फायदा नहीं हो सका। यानी ये हुकूमत जो है वो डिलीवरेंस भी नहीं कर सकी, क्योंकि इनको लगी हुई अपने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। टोटल फोकस इस गवर्नमेंट का अपने आप को बचाने के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उन चीजों को अगर आप सामने रखकर देखें तो आप समझ सकते हैं कि ये मुल्क किस किस्मत की। जरा तो बता दो देना कि ऐसा ये कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज के इंडिकेटर, तो आप अभी मिफ्ता इस्माइल ने, बाकी सब ने राज तो वो खोल के रख दिया ना कि कितना पैसा मार्केट के अंदर झोंका था कि डॉलर की कीमत बरकरार रखे। यानी इस तरह डॉलर की कीमत बरकरार तो नहीं रखती ना, आर्टिफिशियल चीजें ना सारी। तो ये आर्टिफिशियल चीजें अब बस्ट होने के करीब है। ये जो गुब्बारे में हवा है वो बबल इकोनॉमी या ये बैलून फटने वाला है और वो सारा सामने आ जाएगा। ये बताएं, आप जब कभी सोचा है आपने कि पेट्रोलियम की कीमतें बैन अवी दुनिया में कम हुई? अच्छा, पाकिस्तान में क्या किया इन्होंने वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट जो है ना, लेवी जो है, वो 60 रुपए की बजाय 70 रुपए की कर दी। अरे यार, क्या मजाक बनाया हुआ है। बिजली में से सोलर, लोग गरीब आदमी अपने पल्ले से पैसे काट लगाकर सोलर लगाए। अब वो सोलर का यूनिट जो है कितने का लेना है और बेचना कितने का है। अब वहां से देखें, आपने अवाम को बेवकूफ बनाया है। जिस तरह LNG आपने लोगों को लगवा के बाद में उनके जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारी सत्यानाश कर दी। अब भी यही हालत है ना। जिस तादाद में आपकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी कोई नहीं है आपके पास, यानी आप 75 से लेकर 1947 से लेकर आज तक पहुंच जाए, कोई एक ऐसा बता दें कि जहां मुल्क आगे ले जाने के लिए अभी। और बड़ी मजाक करता हूँ आपको, तो ये बताएं तो सही ना कि कहाँ खड़ा है। चाइना आपसे रुक गया है और वो ML जो है वो कराची से अपना तरफ लगाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा तक जो ट्रेन के लिए है, आप वो बुलेट ट्रेन बनाते, आपने मेट्रो ऑरेंज टाइप इसमें वक्त जाया किया और अब कह रहे हैं कि हम खुद बनाएंगे। इसका मतलब है आपने चाइना को झंडी दिखा दी है या चाइना ने आपको झंडी दिखा दी है। ग्वादर आपके कंट्रोल नहीं हुआ। इतनी बड़ी बंदरगाह थी, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी थी। आज आपके थोड़ा सा दूर जाकर देखें दुबई की पोजीशन क्या है, चाबहार कहाँ पहुंच चुका है। आप मिसाल ले लें अफगानिस्तान की, चले यूं ले लें, अफगानिस्तान की करेंसी कितनी स्टेबल है, कितने बुरे हालात थे, यानी और आज वो स्टेबल क्यों है? आज वहाँ तरक्की हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? आप यहाँ तो इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं, कॉटन खत्म हो गई आपके यहाँ। हालात क्या है आपके, ये सोचिएगा। मैं मायूसी की बातें नहीं कर रहा, ना उम्मीदी की बातें कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये जान छोड़े जाएं घर। आज आसू ने बड़ा शोर डाला, आप कहते हैं भाई आपकी वजह सारा कुछ हुआ है, आपकी नालायकी की वजह से हुआ है। आपको अंदाजा ही नहीं, आपको तजर्बा ही कोई नहीं है। आप सिर्फ फायदा देने के लिए, कोई लूट मार को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे आप सिर्फ तला साहब ये बताइएगा
कि 3 सालों के अंदर करप्शन का बड़ा केस कौन सा आया, मुझे इतना बता दें आप सारे। और कमाल की बात है कि सिर्फ एक तवज्जो रही इमरान खान के ऊपर 190 या 171 बिलियन पाउंड के। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक व्यूअर्स, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है अजहर सिद्दीक साहब। कहते हैं कि जो शख्स खुद नमाज ना पढ़े वो दूसरों को नमाज पढ़ने की तलकीन ना करे। आप लोग भी किसी को करप्शन के ऊपर सजा नहीं दे पाए थे, आप लोगों ने भी डील करके नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया था। जो काम आप खुद ना कर सके दूसरों पे ना डालें सर, पहले खुद करके दिखाएं फिर दूसरों को दीजिएगा। पाकिस्तान करप्ट तरीन मुल्क है और यहाँ करप्शन पे कोई सजा किसी को नहीं मिलती है। जितना करप्ट होगा उतनी तरक्की करेगा। इस मुल्क की सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अरबों रुपए में बेचने वालों को आज इसी हुकूमत में वजीर, MPA, मुशीर बनाया जाता है। ये मुझे बताइए, आपके ऊपर अगला इल्जाम अजहर सिद्दीक साहब वो ये है कि आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे दहशत गर्दी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे दहशत गर्दी इसलिए कर रहे हैं कि आप कौम और इस कौम की सबसे बड़े इदारे अफवाज पाकिस्तान के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें फैला रहे हैं। और ये जवाब दिया जा रहा है आपको कि आप चाहे कितना भी एक शख्स के कैरेक्टर को अटैक करके, मलाइन करके, असैसिनेट करके उसके कैरेक्टर को आप कुछ भी हासिल कर लें, उससे इदारे की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी, पाक फौज के इदारे में। और अवाम और पाक फौज के दरमियान फासले बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे, वो और करीब आएंगे। आप क्या जवाब देना चाहेंगे जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लोग सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी ऐसे कर रहे हैं कि अवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ाना चाहते हैं? अच्छा, एक बात तो है, बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि कहाँ पे ऑफिशियल अकाउंट से कुछ की है। पाक फौज हमें हमारी जान से ज्यादा अजीज है, और वो आइन और कानून के तहत उनके जिम्मे ड्यूटियां लगी हैं, वो ड्यूटियां अपना सारा अंजाम दें। बिल्कुल कौम साथ खड़ी है। हमारे कहने या ना कहने से फर्क क्या पड़ता है। क्वेश्चन बड़ा सीधा सा है कि पिछले 3 सालों के अंदर बात तो एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है, पाकिस्तानी फौज के कॉन्टेक्स्ट पे बात नहीं हो रही, बात तो एस्टेब्लिशमेंट की हो रही है कि जो हुकूमत चला रही है, जो हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और ज्यादती दे रही है, उसको अपना उस पर खामोश बैठी है, या कई लोग कहते हैं कि फैसिलिटेट कर रही है। इस सारी चीजों को सामने रख के तो हम ऐसी किसी हम मुहब्बत जमात है, हम किसी ऐसे कैंपेन को फेवर नहीं करते हैं कि जो पाक फौज के हवाले से बात हो। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो सामने है आपके। और हम नहीं बात कर रही है, पूरी कौम बात कर रही है कि जितने मसाइल और तकलीफें या दिक्कतें या हालात जो बने पड़े हैं ना, इस वक्त गौर उस पर करना है कि आपने कि आप खड़े कहाँ हैं। यानी ये सारा कुछ करने के बाद मिला क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए क्या मिला है? क्या इमरान खान से मोहब्बत कम होगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बैंक टूट गया? नहीं टूटा। क्या इमरान खान डर गया, घबरा गया और कुछ में चला गया? नहीं गया। पाकिस्तानी सियासत के अंदर डील तमाम सियासतदानों ने की है। इमरान खान एक वाहिद आदमी है, वो डील पे नहीं, वो कह रहा है आइन और कानून की पासदारी करें। जो रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देखें, रूल ऑफ लॉ में आप कहाँ चले गए हैं। पाकिस्तान खड़ा। अब आखिर यहाँ तक अगर पाकिस्तान यहाँ इस हालत में खड़ा है तो कसूरवार तो कोई है ना। वो जो कसूरवार है वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा कसूर है। वो चाहते हैं कि हम अपने तरीके से जो हमने पॉलिसी दे दी है हम वही लेके चले। तो इस तरह नहीं हो सकता। आपको स्टेक होल्डर को सामने रखना है। स्टेक होल्डर से आप डायलॉग ही नहीं कर सके। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौका दिया था कि आप आए, जुडिशल कमीशन बनाए, 52 दिन लगा दिए छोटा महीना की कहानी जलाने के लिए। कभी लिख के लाए, कभी आगे ले हो, कभी पीछे हो, कभी नीचे बैठ जाए, कभी खड़े हो जाए। उसके अलावा क्या किया? अल्टीमेटली हम पीछे हटे। और हम अब अगर मान लें चले हमने अपोजिशन जमातों को लेकर डिस्कशन शुरू की तो अपोजिशन को भी बैठने नहीं दिया। वो जलसे जुलूस करने जा रहे हैं, वहां होने नहीं दिए जलसे जुलूस। और अब इंशाअल्लाह उल अजीज इसमें हेल्थी डिबेट चल रही है, मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू चल रही है। और ईद के बाद आप बहुत बड़ी तहरीक देखेंगे। जो गली मोहल्लों में या छोटे लेवल पे मामला थे वो अब बड़े लेवल पे सामने आएंगे। और ये मुल्क से निजात इस सिस्टम को तभी मिलेगी जब लोग सड़कों पे निकलेंगे। उसके लिए हम कोशिश और काविश करते हैं। ये बताइए सर, बहुत ज़रूरी सवाल एक और, आप आज भी अदालतों में पेश हुए हैं अपने बानी की बेल्स के लिए। अदालती मामलात आप कैसे देख रहे हैं? कि आपको लगता है कि इमरान खान 2032 से पहले जेल से बाहर आएंगे? अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान के खिलाफ 4 आपने केस बनाए पहले शुरू में, जिसमें सजाएं दे दी। उसमें साइफर में बरियत, इद्दत में बरियत, तोशाखाना 1
इलेक्शन कमीशन का, तोशाखाना 2, तोशाखाना दूसरा जो है वो नैब का, वो सजाएं सस्पेंड हो चुकी हैं। मेन अपीलों का बार बार कह रहे हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट लगा नहीं रही। 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो है वो सजा हो चुकी है और अपीलें फाइल की हैं, सस्पेंशन की दरखास्तें दे दी हैं, वो सस्पेंशन लगाकर वो सस्पेंशन उसमें भी होनी है। बाकी कमाल देखे ना कि यानी ये गोली की स्पीड से ट्रायल चला रहे थे, डे टू डे ट्रायल चला रहे थे, हफ्ते में 2 दिन रख रहे थे। क्या हुआ? आज वो तोशाखाना 2 वाला जो केस है कि जो और वो बताया गया कि आपने गिफ्ट अपने सरकारी खजाने में जमा कराने हैं, आपने वैल्यूएशन ही करानी, वो 2023 में तब्दीली की और उसका इतलाक 2018 से कर दिया। माजी में पता नहीं कैसे जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। वो जस्टिस मियां गुल हसन और जो केस दिया था, केस तो जमीन बोझ था, वो नीचे आया, वो नीचे अब आपके सामने 1.5 महीना हो गया। बता दे, वो 3 हेयरिंग हुई है, कोई हेयरिंग हो सकी, ट्रायल आगे चल सका। अब आगे आज लाहौर हाईकोर्ट में लगा हुआ है, चले वो बता दूं आपको, 16 जनवरी के नोटिस हुए हुए हैं, 9 मई बाकी में बेलें हो चुकी हैं, ये बेल नहीं हुई। अब इसमें उसके 2 महीने तो लगे लाहौर हाईकोर्ट को केस फिक्स कराने। आज जब केस फिक्स हुआ, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको ₹2 फीस दी है वो पेश हुई, अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को बुलाया, वो आगे कहानी इधर उधर हो गई। आज फिर अदालत के सामने बताया इसने बात खत्म करें। अब वो पीर आइंदा पीर के लिए समाप्त हुई है, पीर के लिए जो है प्रोसिक्यूटर या कोई मर्जी हो, तो अगर बहस हमने कहा कि हम बहस खत्म कर देंगे, ये केस कोई तरह बड़े नहीं है, 9 मई में इंशाल्लाह जमानतें पक्की हैं जी। बहुत उम्मीद है कि जमानतें रिजेक्ट नहीं होती। उसके बाद जो बाकी है 190 मिलियन पाउंड सस्पेंशन इंशाल्लाह यकीन है, और DHQ वाला मामला इंशाल्लाह हो जाएगी। तो मैं तो इसके बाद इंशाल्लाह इमरान खान जो है वो जेल से बाहर होंगे। आप जब इमरान खान की रिहाई की बात करने लगते हैं अजहर साहब, आपकी आवाज फौरन से ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। ये पता नहीं सितारे गर्दिश में है कुछ PTI की, आवाज भी साथ नहीं दे रही होती है, टेक्निकल ग्लिचेस आना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे फिर से बताइएगा, 2032 के बाद इमरान खान निकल आएंगे? इंशाअल्लाह अजीज इमरान खान इसी साल बाहर आएंगे। हमारी जो कैलकुलेशन या असेसमेंट है, अब सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं। 9 मई का केस एक है कि जिसमें जमानतें आज लाहौर हाईकोर्ट में लगी हुई थी, प्रोसिक्यूटर भाग गए, स्पेशल प्रोसिक्यूटर को आया नहीं, और 16 जनवरी की नोटिस हुए हैं। अब वो मंडे के लिए गया है, तो मंडे वाले दिन प्रोसिक्यूटर पेश होकर इसमें जमानतें देखेंगे। बाकी जो है 190 मिलियन पाउंड की सस्पेंशन लगा दी है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते में अगर लगती है या इस हफ्ते में लगती है तो नोटिस होगा और सस्पेंशन हो जाएगी उसमें भी इंशाल्लाह। बाकी जो GHQ हमला केस है, लाहौर हाईकोर्ट में अगर जमानत हो जाती है, उसमें भी जमानत हो जाती, तो आप कह सकते हैं कि ईद के बाद इंशाल्लाह इमरान खान के लिए अगर कोई नए केस ना बना दी हो तो ईद के बाद इंशाल्लाह इमरान खान फायर हो। अजहर साहब, आपके पार्टी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी तनकीद का निशाना बने हुए हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से। एक तो स्पेशली KPK में दहशतगर्दी है, दूसरा उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि अफ़गानियों को NICs पासपोर्ट्स मिलने चाहिए थे जो पाकिस्तान में पैदा हुए, जो कई दिहाइयों से पाकिस्तान में रह रहे थे, और जिस तरह उनको हमने वापस भेजा ये अमल सही नहीं था। आपकी इजाज़त से एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एजाज़, अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू कैन हेयर मी क्लियरली सर। मैं आपको की आवाज़ सुन सकता हूं। बहुत शुक्रिया एजाज़ आपके कीमती वक्त के लिए। एजाज़, आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी बड़ी लहर है, बड़ा इजलास हुआ, ब्रीफिंग दी गई अस्करी हुकाम की जानिब से, कुछ बातें भी चल रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी हम देख रहे हैं जिसमें कोशिश की जा रही है कि अवाम और पाक फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ाए जाएँ, लेकिन यकीनन हमारी कौम फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं एजाज़, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, इस ब्रीफिंग को जो आज ऐवान के अंदर हमने देखी, और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो साजिश चल रही है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन, नज़रिया पेश करें सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है कि एक इन कैमरा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया है जिसमें हुकूमत, फौज और जो दीगर सिक्योरिटी इदारे हैं वो अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये अमल बड़ा ज़रूरी है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि ये ताख़ीर से हुआ लेकिन हो गया, बहुत अच्छा हुआ, और ये बड़ा अहसन फैसला है। दूसरी बात ये है
कि ये वो मौका है कि जहां पर हमारी जो सिविलियन क़यादत है और बाकी स्टेक होल्डर्स वो बैठ के मिलकर एक समत का तयन करें कि हमने करना क्या है। हम देख चुके हैं कि बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है, और इस सारी मंजरनामे में ज़रूरत इस बात की है कि एक नेशनल यूनिटी शो की जाए, और ऐसी नेशनल यूनिटी शो की जाए जिसमें समत का तयन मौजूद हो। तो ओवरऑल तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है। दूसरी बात ये है कि इस सारे मामले में सोशल मीडिया को मेरे ख्याल में हम भी बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। सोशल मीडिया का बहुत सारा लिंक जो है वो पाकिस्तान से बाहर है, और कुछ ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में असल बात ये नहीं है कि सोशल मीडिया क्या कर रहा है, वहाँ पर मनफी बातें भी होंगी, कुछ थोड़ी मुस्बत बातें भी होंगी, ज़्यादा मनफी हो जाएंगी क्योंकि मनफी बातें ज़्यादा सोशल मीडिया पे चलती हैं। असल बात यह है कि आपकी जो रियासत है उसका समत क्या है, और रियासत की समत तय करने के लिए मिल बैठना बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जो मुशावरत का अमल रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, जिसमें आप देखिए चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद हैं, चारों गवर्नर्स मौजूद हैं, इसको फर्दर एक्सपेंड भी किया जाना चाहिए उन जमातों तक भी, उन इंडिविजुअल्स तक भी जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आज़र सिद्दीक साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, प्रोग्राम की यकीनन पूरी कौम दुआ गो है कि मुल्क से दहशत गर्दों का खात्मा हो और हमारी सियासी क़यादत, हमारी अस्करी क़यादत एक पेज पर हो, साथ बैठे सही फैसले करे, दाखिली और ख़ारजी पॉलिसी को एक पेज पे एक वेवलेंथ पर लेकर आएँ, क्योंकि अगर ये दोनों आगे पीछे होंगे काम दुरुस्त नहीं होगा और हमारे अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। जब तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, यकीनन जो उनकी ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, हम उन कार्रवाइयों को रोकने में भी सही तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे। आई होप आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।